तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों तबाही मचाने वाले हैं हम लोग। बायोलॉजी का जितना भी पूरी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वायरल क्वेश्चन है उस सारा मैं पीवाईक्यू से लेकर के आ गया हूं, यानी प्रैक्टिस सेट से। सबसे बड़ी बात है कि आपको 2023, 24, 25 में जितने भी वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बहुविकल्पी पूछे गए हैं वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। बस आप ध्यान से देखो, मजा आने वाला है दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडल, वाटसन, क्रिक या डार्विन या फिर लैमार्क? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने, भूलिएगा मत, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, याद रखिएगा, याद रखिएगा भैया। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ा होता है? डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ा होता है? ए जो है ना भैया टी के साथ जुड़ा होता है और सी जो है वो जी के साथ जुड़ा होता है। ये बात आपको पता होगा। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? साइटोसिन के साथ, ग्वानिन के साथ, थाइमिन के साथ, यूरेसिल का। तो थाइमिन के साथ, थाइमिन यानी थाइमिन, थाइमिन को अगर स्पेलिंग लिखो तो पहला अक्षर टी से स्टार्ट होता है, टी एस से था होता है। ठीक है, याद रखना। डीएनए कैसा होता है? डीएनए की संरचना ऐसी होती है, द्विकुंडलित होती है। डीएनए कैसी होती है भैया? द्विकुंडलित। और याद रखना इनमें इस तरह से सीढ़ी नुमा इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। ए टी के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, और उसी तरह आपको सी जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जी के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से बस आप रिपीट करते रहिए, डीएनए की संरचना बन गया। अगर डीएनए की संरचना आपसे पूछेगा तो किस तरह बनाओगे? बस इसी तरह जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना के छोड़ दोगे, वैसे बना करके, वैसे बना करके छोड़ दोगे, वैसे बना करके इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बना करके, इस तरह से बना करके छोड़ दोगे। समझ आई मेरी बातें? ये बन गए डीएनए की संरचना। फिर तुम्हें क्या करना होगा? इसका लेंथ लिखना होगा। ठीक है, एक यहां से लेके यहां तक का लंबाई लिखना होगा और इसकी चौड़ाई लिखनी होगी। समझ आई मेरी बात? डीएनए का कंप्लीट संरचना बन गया। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, बता चुका हूं, ट्राइसोमी यानी 21 के कारण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है गुणसूत्रों में, इसलिए ऐसा होता है। अगला है भैया आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, वसा है, डीएनए है या कार्बोहाइड्रेट है? आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाए लक्षणों को, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाए। तो मेरे भैया डीएनए है रे। कौन है? डीएनए। कौन है भैया? डीएनए। डीएनए ही है ना। आरएनए में याद रखो, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ऑप्शन नंबर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? यूरेसिल पाया जाता है। याद रखना, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं गुरु। अगला प्रश्न देख भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर बी, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, मटर के। और मटर कैसा था? उद्यान मटर था। उद्यान, नॉर्मल मटर नहीं था, घरे खाने वाला मटर नहीं था, उद्यान मटर था, जिसको हम लोग पाइजम सेटिवम भी कहते हैं, पाइजम सेटिवम भी कहते हैं। अगला ध्यान से देखो, विकासवाद का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। तो डार्विनवाद अभी फिलहाल ही बताया हूं मैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जाके देखोगे तो डार्विनवाद बताया गया है। ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से बताया हूं मैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को क्या कहा जाता है? बता ही चुका हूं, आईवीएफ कहा जाता है। कई बार बता चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का। याद रखना, कभी कभी आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो इन विट्रो निषेचन, यानी निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन यानी आई से इन, विट्रो यानी भी, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन है? खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर है उत्पादक। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? उत्पादक होता है गुरु। क्या होता है? उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहां पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समतल मंडल में, मध्य मंडल में या ताप मंडल में? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समताप मंडल में। कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। कहां पाया जाता है गुरु? समताप मंडल में। ठीक ना। ओपीसीआर, ओपीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीएनए की प्रतिलिपि बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओपीसीआर, ओ नहीं है यार, पीसीआर तकनीक कहते हैं। ओ कहे लगा रहा है, हो सकता है वो लगा हो। ठीक ना।
तो पीसीआर तकनीक क्या होता है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, यानी कई सारी प्रतिलिपि जैसे नहीं होता फोटोकॉपी निकालने के लिए, उसी तरह से। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो डीएनए का बहुत सारी प्रतिलिपि निकाल करके देखो सीआईडी वगैरह देखो ना, तो उनके ब्यूरो वगैरह में जांच करने, अपराधी की जांच करने के लिए किया जाता है ये सारी चीजों में। ठीक है, हाँ, तो किस काम आता है, पहचान के लिए आता है, लिखा भी है पहचान करने के लिए। ठीक है, हाँ, अब देखो बीटी कपास किससे सुरक्षित के लिए किया जाता है। अभी बीटी कपास क्या होता है अलग से भी पूछा जा सकता है। बीटी कपास क्या होता है मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो जैसे कोई फसल है, मान लो मैंने बना दिया फसल रे फसल, फसल यानी इस तरह से, मान लो मेरे पास इस तरह से फसल है कोई। ठीक है, अब ये फसल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, नॉर्मल फसल है, ये बीटी कपास नहीं है, नॉर्मल फसल है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, नॉर्मल फसल है। देखो तुम्हें डायग्राम टिक आउट के साथ साथ तुम्हें डेफिनेशन भी समझा देता हूं। मान लो ये नॉर्मल फसल है, अलग से पर्सनली पूछ दिया बीटी कपास किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। तो मान लो इस तरह से फसल है। ठीक है, अब फसल है तो जैसे कीटाणु लगेंगे, इस पे कीट मकोड़े बहुत आएंगे और इसकी पत्तियों को खाएंगे। कहने का मतलब है इस पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पत्तियों पे देखता हूँ ना, जिसका खेत खलिहान होगा जानते होगे, पौधों पे कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, खाद मार डालना पड़ता है। तो सोचा लोगों ने कि क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनके डीएनए से कुछ विशेष प्रकार के जीन निकाल दे। उनके डीएनए से कुछ विशेष प्रकार के जीन निकाल दे। डीएनए का छोटा सा हिस्सा जीन कहलाता है, और उस जीन को इस पौधे में डाल दिया जाए, उस जीन को इस पौधे में डाल दिया जाए, उस जीन को इस पौधे में डाल दिया जाए। तो डालने से क्या होता है कि पौधे में एक प्रतिरक्षक क्षमता आ जाती है कीड़ों मकोड़ों से लड़ने की, और उस पे कीड़े मकोड़े जाते नहीं हैं। तो एक जीन निकाल करके डालने से क्या होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हो, क्योंकि भाई केमिकल डालोगे तो पर्यावरण पे भी तो गंदा असर पड़ेगा ना, खान पान पे भी, स्वास्थ्य पे भी तो असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे करते हैं तो पर्यावरण पे भी सुरक्षित होता है और पौधा भी सुरक्षित रहता है, यानी एक सुरक्षित विधि है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसे ही कहा जाता है बीटी कपास। कपास बोले तो नॉर्मल कपास है, बीटी का मतलब होता है कि किसी सूक्ष्म जीव के जीन को कपास में डाल देना, और कपास में डाल देने के बाद क्या होता है, इसकी प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ जाती है कीड़ों मकोड़े से लड़ने की। इसे ही बीटी कपास कहते हैं, भूलोगे नहीं ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, कीट से लड़ने के लिए। जिन शब्द किसने दिया, जिन शब्द किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए है। अगर बाई डिफॉल्ट भूल जाओ तो जिन में पहला अक्षर ज है, और यहां भी वैज्ञानिक में याद रखना पहला अक्षर ज ही होगा। ठीक ना, मॉर्गन याद रखना, ये जीन का वो दिया था जो प्रतीक होता ना, प्रतीक, प्रतीक जैसे जीन जो होता है, जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टी करते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर क्या कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर क्या बोलते हैं भैया स्मॉल टी कैपिटल टी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेतक है। समझ लो, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1 में। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेंसिल नहीं जी, पेनिसिलिन पेनिसिलिन जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग ने की। किसने किया भैया, फ्लेमिंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखो, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, देह कोशिका में, जनन कोशिका में, त्वचा कोशिका में, यकृत कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, जहां तक है जनन कोशिका में, त्वचा कोशिका में, यकृत कोशिका में, देह कोशिका ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है पेड़ पौधों में ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक ना, आगे चलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, या अपघटक को। तो ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी होगा गुरु। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है, मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है, मानव जीनोम, जीनोम यानी जीन, ठीक ना, जीन, और मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो ध्यान से समझना, डीएनए से संबंधित है। जीन कहाँ है, डीएनए का ही छोटा सा हिस्सा है ना, तो ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के। आरएनए निर्माण को क्या कहते हैं, आरएनए निर्माण को क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। आरएनए निर्माण को क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहते हैं। और प्रतिलेखन पे पर्सनल प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिलेखन किसे कहा जाता है। समझ आए मेरी बातें, प्रतिलेखन किसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, प्रतिबंध एंजाइम ऑप्शन नंबर बी होगा, डीएनए का काटना। प्रतिबंध एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को बीच से किसी विशेष हिस्से से काटना, किसी विशेष हिस्से से काटना भी मैंने बताया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है टीका क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन।
ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, जैसे आपने कोरोना में देखा था। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, जल होता है, मिट्टी होता है, तो जाहिर से होता है सूर्य होता है। ठीक है, अगला है डॉली किसका क्लोन है। डॉली चाय वाला नहीं रे भाई, डॉली चाय वाला मत समझ लेना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर भेड़, ठीक ना। अनुवाद अनुवाद कहाँ होता है, अनुवाद कहाँ होता है, अनुवाद कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, अनुवाद कहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है भैया, राइबोसोम में होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है याद रखना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक ना, या प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आगे बढ़े, अध्ययन उत्परिवर्तन शब्द किसे दिया गया, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अंडा में होता है, टेस्टिस में होता है, ये हो गया लिंग, ये हो गया लिंग, हाँ, और ये हो गया दूठो, ठीक ना, बंटी, इसी में शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। समझ आई मेरी बातें। अगला है भैया एड्स रोग किससे होता है, एड्स रोग किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, और कवक से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो HIV से, नाम सुना भी होगा HIV, ठीक है, उसे HIV है, ठीक ना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। देखो एक होता है फिनोटाइप होता है और एक होता है जीनोटाइप, तो दोनों वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है 9-3-3-1, ठीक है, याद रखना। मेंडल का प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये सब पढ़ोगे ना, मेंडलवाद, ये सब तो उसमें सब मिलेगा द्विसंकर क्रॉस वाले में, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब तैयार करना है तुम्हें। ABO रक्त जो होता है समूह, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी भैया लैंड स्टीनर ने। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है भैया RNA पॉलीमरेज का कार्य करता है। RNA किसका काम करता है, पॉलीमरेज का, कहाँ पे, ठीक ना, कहाँ गया, RNA संश्लेषण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है एक कोडॉन कितने नाइट्रोजन क्षारों के बेस बनाते हैं, तो 3 बनाते हैं। कोडॉन जो होता है, कोडॉन, अरे यार भूल गए क्या है यार, आनुवंशिक, सही लिखा हूं यार, अच्छा गलत लिख दिया, ऐसे लिख देना, आनुवंशिक कूट क्या है, आनुवंशिक कूट जब पूछा जाता है, आनुवंशिक कूट क्या होता है, यही तो है, हाँ, नाइट्रोजन क्षारों की त्रिय संरचना, त्रिगुणित, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारों की त्रिगुणित संरचना को आनुवंशिक कूट कहा जाता है। जैसे ATU, AGU, UUU, इस तरह से। और कितने होते हैं आनुवंशिक कूट में, इस तरह से जितने भी आपको DNA में संरचना दिख रही है, 1 2 3, इस तरह से कोडन, लगभग कितने कोडन होते हैं, कितने कोडॉन होते हैं भैया, 64 होते हैं टोटल। कितने होते हैं भैया, 64, याद रखना, ठीक है। इसी बहाने आनुवंशिक कोड क्लियर हो गया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है डॉली चाय वाला क्या आ गया रे, डॉली किस पशु का क्लोन था रे, जब ही जस्ट बताया, भेड़ था ना यार, भेड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिबंध एंजाइम का कार्य क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम का क्या होता है, DNA को काटना भी बता चुका हूं। प्रतिबंध का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, बंध लगा देना, काट देना, ठीक ना, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझ पाओ, भूल जाओ, बाय डिफॉल्ट प्रोटीन बनाना बंद, प्रतिबंध यानी बंध लगाना, बंद यानी कहते हैं ना, इसको आने मत देना, इसके लिए यहाँ से प्रतिबंध, ये तुम यहाँ से नहीं आओगे, ये तुम्हारे लिए प्रतिबंध है, प्रतिबंधित है, यानी रोक देना, तो DNA को काटना, ठीक है। अगला है टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा है, बता चुका हूं, टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा है भैया, बी ऑप्शन, सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है, DNA, कहाँ गया रे भाई, DNA, ठीक ना। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा नंगी चट्टान पर, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, इसने किया, बंदे ने। अगला प्रश्न है हार्डी दिख रहा है ना बाबू तुम लोग को, इधर कर दे हल्का सा, ठीक है, अब दिख रहा है सभी को। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है आपका हार्डी बिन वर्ग सिद्धांत किसने दिया, हार्डी बिन वर्ग सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, कहां गया, आनुवंशिक संतुलन के लिए, ठीक है। आगे देखो
ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी होगा समताप मंडल में। ठीक है, याद रखना, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। अब कहोगे कुछ क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है सर? मैंने क्या बोला, याद आया? मैंने बोला कि अनसॉल्व से मैं लाया हूँ, यानी पीवाईक्यू से। अब पीवाईक्यू सीधे उठा के लाया हूँ, कोई काट छाट नहीं, तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। इससे आपको पता भी तो चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम वाले की मानसिकता क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन को ज्यादातर रिपीट करता है। बीटी कपास में, बीटी कपास में जिन किस जीव से लिया जाता है? अभी बताया था ना कुछ, बीटी कपास क्या होता है, देखो बताया था ना कि किसी सूक्ष्म जीवों से क्या कहते हैं, जिन लेकर के क्या करते हैं उसमें डाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना, बैसिलस थ्यूरिएंजिएंसिस नाम का जीव होता है। ठीक है, अगला है भैया, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? पीसीआर तकनीक क्या होता है? पीसीआर तकनीक होता है डीएनए की प्रतिलिपि के लिए ना यार, डीएनए की वृद्धि के लिए, पहचान के लिए, पहचान के लिए, किसके लिए? पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है भैया, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक पोषण स्तर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर होता है उत्पादक, ये अभी बता चुका हूं मैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा वाहक कैसा होता है? तो चक्रीय, एक दिशीय, उल्टा, तो एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन में 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसमें मैंने बताया है, कल वाले रात में जो लाइव आया था उसमें नहीं, उसके पहले वाले में, ठीक ना, तो ये जरूर बताया था मैंने। अगला आता है, एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण होता है। रिपीट करते जाओ। कॉपर टी का, कॉपर टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गर्भ निरोधक के लिए। ठीक ना, 2 तरह का होता है गर्भ निरोधक के लिए दवाई, वैसे बहुत सारे होते हैं, 2 जो अभी रात वाले लाइव क्लास में बताया था मैंने। एक कॉपर टी होता है और एक सहेली नाम की दवा होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चा अगर गिराना हो या बच्चा पेट में ना हो, ठीक ना, तो उसके लिए सब किया जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई द्वारा। ठीक ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है भैया? एक्स वाई द्वारा। अगला है, प्रारंभ कोडन कौन सा है? अभी कोडन बताया था ना क्या होता है। आनुवंशिक कोड में 64 कोडन होते हैं, आनुवंशिक कोड में 64 कोडन होते हैं। आनुवंशिक कोड में नाइट्रोजन युक्त क्षार द्वारा 3 गुणित संरचना द्वारा 3 गुणित, मतलब कि त्रिगुणित होते हैं। ठीक ना, आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं? त्रिगुणित क्या कहते हैं? नाइट्रोजन क्षार युक्त संरचना होते हैं और ये 64 होते हैं। ठीक है, इसका प्राथमिक कौन सा होता है? प्राथमिक कोडन ऑप्शन नंबर सी कौन गया? AUG होता है, अभी लिखा भी था मैंने, क्या है? AUG होता है। आपका देख लो कितने सारे हैं, 64 होते हैं इस तरह के। ठीक है, कॉपर टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गर्भ निरोधक के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब देखो, IVF तकनीक को सामान्यतः क्या कहा जाता है? टेस्टेटिव बेबी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, डीएनए प्रतिकृति का अर्ध संरक्षी मॉडल किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मेसेलस और स्टॉल ने। अगला प्रश्न है, मेंडल का पृथक्करण नियम किससे संबंधित है? मेंडल का पृथक्करण नियम किससे संबंधित है? तो बताइए, मेंडल का पृथक्करण नियम किससे संबंधित है भैया? उत्परिवर्तन से लक्षणों का, या फिर विकासवाद का, या फिर, तो जाहिर सी बात है मेंडल का नियम ज्यादातर लक्षणों के ऊपर बात हो रही थी वहां। ठीक ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों की क्रॉसिंग ओवर किस, बताया था ना फेज 1 में। ठीक ना, यहां तक क्लियर हुआ? तो 55, इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। 55 क्वेश्चन हो गए, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात बताओ, यहां तक क्लियर है? अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, अभी भी वक्त है, जा करके प्लेलिस्ट में जाओ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55 नंबर वाले, उसे देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, और वीडियो बना दिया गया, उन सारी चीजों पे जाकर के तैयारी करो। फिर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया है मैंने, चित्र वाले, उन्हें जाकर देखो कौन कौन सा है, उनमें से कौन कौन सा तुम्हें तैयार है और कौन कौन सा तैयार करना है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के तैयार करना शुरू कर दो। मैं डायग्राम वाले पे क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, ठीक ना, कोशिश पूरा करूंगा कि जल्द से जल्द ला सको। अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।